फैराडे सेकंड लॉ हमारा क्या स्टेट करता है स्टूडेंट, फैराडेज सेकंड लॉ। अब इस लॉ को समझने के लिए स्टूडेंट हमें एक कंसीडरेशन करने की जरूरत है कि हम कंसीडर करते हैं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उनमें दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। ओके, और उनको कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट सीरीज के अंदर। हम किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में। यह चीज ध्यान रखने की, हमने उनको सीरीज में जोड़ देना है। ओके, जैसे ही हम सीरीज में जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ये हमारा कैथोड होगा, ये हमारा एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मान लेते हैं ए प्रोडक्ट, बी, सी और डी। ठीक है, कुछ ये प्रोडक्ट है हमारे कंसीडर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दैट इज सेल 1, इसको हम बोलते हैं सेल 2। ठीक है, ये हमने सेल मान लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर दिया है, दैट इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया है उसी के इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगा दिए हैं, दैट इज Ag यानी सिल्वर के इलेक्ट्रोड हमने लगाए। ये चीज यही कंसीडरेशन करनी है, जिस तरह का हमने इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया वही इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हमने फिलअप कर दिया, मान लो अनदर काइंड का इलेक्ट्रोलाइट, और उसका नाम है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इलेक्ट्रोड क्या होंगे इसके अंदर, कॉपर के इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, दैट्स सो सिंपल। ओके, अब सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया है स्टूडेंट। तो सीरीज में आप सब जानते हैं कि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट होता है, सेम करंट। जब सेम करंट होगा तो सेम टाइम भी होगा। ओके, तो अब हम अगर एक सेल की रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों सेल्स की रिएक्शन को हम आसानी से समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक प्रकार से C1 यानी सेल फर्स्ट की C1 सेल और C2 सेल की रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। C1 सेल की बात करते हैं तो C1 सेल में हम एक मानते हैं एनोड बना है और दूसरा पार्ट हमारा कैथोड बना है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा एनोड बना है और दूसरा हमारा क्या बना है, कैथोड बना है। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इसका जो फैराडे सेकंड लॉ वो किस प्रकार से ड्राइव होता है। तो इसमें एनोड कैथोड आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कि एनोड के ऊपर कौन जाते हैं, एनायन एक्यूमुलेट होते हैं, और एनायन एक्यूमुलेट होंगे तो एनायन में भी रिएक्शन प्रोडक्ट कौन देगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू, एसआरपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, लो होगा। कैथोड पे कौन जाएंगे, कैटायन जाएंगे, और जिनका एसआरपी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ओके, अब एनायन अगर हम देखते हैं फर्स्ट कंटेनर यानी फर्स्ट सेल के बारे में देखते हैं तो AgNO3 है और एक्वस ले रखे हैं हमने, दोनों एक्वस है भाई, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक्वस हमने लिया तो इसमें देखते हैं कि हमारा एक तो जाएगा NO3 नेगेटिव, एक वाटर होगा, ठीक है, एक्वस है, और एक होगा Ag सिल्वर का इलेक्ट्रोड। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो क्या होते थे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट हमने क्या लिए हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो ये भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, अब ये तो हो गए हमारे एनायन। कैटायन की टर्म्स में देखते तो कैटायन में क्या होगा, एक तो वाटर का ही हो जाएगा, दूसरा हमारा सिल्वर, क्योंकि Ag पॉजिटिव पार्ट बचा है, ये Ag पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड हमारा Ag सिल्वर का ही है। ये हमारे कैटायन हो जाएंगे इसके अंदर।
अब डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, आप अच्छे से स्टडी करके आए हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके ये पता किया था कि विच वन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, कि कौन सा आयन है, अगर ये 3 आयन दे रखे हैं, यहां पर भी 3 आयन हमारे बन गए, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ने का लॉजिक यही था कि हमें पता ये रहे कि कौन सा आयन है वो हमारा रिड्यूस्ड होगा, कौन सा आयन है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और एसआरपी वैल्यू हमें वही बताएगी। तो अगर हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं तो इन तीनों के केस में हमारी जो सिल्वर है उसकी एसआरपी वैल्यू लो होती है। तो अगर एसआरपी वैल्यू सिल्वर की लो है तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, सिल्वर होगा एट एनोड। और इसको सिंपल वैसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट कि जब हमारा सेम काइंड का इलेक्ट्रोलाइट हो, सेम काइंड के इलेक्ट्रोड हो, तो जिस काइंड का इलेक्ट्रोड है और जिस काइंड का इलेक्ट्रोलाइट है वही प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि प्रोडक्ट उसी प्रकार का दिखाई देगा। एनोड पे कुछ नहीं होने वाला, एनोड पे कुछ नहीं लिबरेट होगा, कुछ नहीं बनेगा। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब वही ऑक्सीडाइज्ड होगा और वही रिड्यूस्ड होगा अगर सेम काइंड का इलेक्ट्रोलाइट है, सेम काइंड के इलेक्ट्रोड है। ये चीज याद रख लें, ये ट्रिक है कि अगर सेम काइंड का इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर ही तो ऑक्सीडाइज्ड होगा और सिल्वर ही क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो इसमें अगर और एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे देखते हैं तो इस केस में एसआरपी वैल्यू किसकी है, एक प्रकार से हमारी सिल्वर आयन की एसआरपी वैल्यू क्या होती है, हाई होगी। तो क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज Ag। अब यहां पे तो ये आयन में टूटा है तो यहां पे नो प्रोडक्ट, और कैथोड पे क्या है, सिल्वर प्रोडक्ट आया है। इसी प्रकार से यहां पे देखते हैं तो यहां पर अगर एनोड पे देखते हैं, एनोड पे हमारे आएंगे एनायन, यहां पे आएंगे कैटायन, और जैसा कि आपको मैंने बताया सेम काइंड का इलेक्ट्रोलाइट, सेम काइंड के इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडाइज्ड भी और रिड्यूस्ड भी क्या होगा, वही होगा जिस काइंड के इलेक्ट्रोड हैं। यानी कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर के इलेक्ट्रोड, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज्ड होगा और कॉपर ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस केस में हम समझने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन से आयन होंगे, कॉपर, ठीक है, क्योंकि कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, साथ में H2 होगा, ठीक है, सो सिंपल। यहाँ पे समझने की कोशिश, सॉरी SO4 होगा, यहाँ पे SO4 नेगेटिव, H2O और कॉपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, कॉपर पॉजिटिव, H2O एंड कॉपर हो जाएगा। तो इसमें अब पता ही है हमें कि होना किसको है, कॉपर को ही होना है ऑक्सीडाइज, तो कॉपर हमारा क्या करेगा, आयंस को रिलीज करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कॉपर को ही रिड्यूस होना है, यानी एसआरपी वैल्यू कॉपर की ही है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे भी नो प्रोडक्ट, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर कॉपर, ठीक है, यानी कैथोड के ऊपर हमारा क्या बन रहा है, कॉपर आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, दोनों सेल्स की रिएक्शन देखी है कि दोनों सेल में क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड है वह एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो ही मेटल एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो अब हम यूज करते हैं कि फैराडे सेकंड लॉ क्या स्टेट कर रहा है। अब ये चीज आपको समझ गए हैं अच्छे से कि हमारे C1 सेल के अंदर भी और C2 सेल के अंदर भी क्या क्या रिएक्शन हुई है एक प्रकार से। मतलब क्या है कि हमारा एनोड पे यहाँ पे कुछ नहीं बना है, इसके ऊपर सिल्वर मेटल एक्यूमुलेट हुई, यहाँ पे एनोड के ऊपर यहाँ पे भी कुछ नहीं बना है, इसके ऊपर कॉपर मेटल एक्यूमुलेट हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सिंपली जो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टडी किया था, फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने क्या स्टडी किया था स्टूडेंट, कि फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने स्टडी किया था वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास into I into T by 96500। ये हमारा क्या था,
फैराडेज फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी। ओके, ये फैराडे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि वेट ऑफ ए, यानी कि अगर हम इसका वेट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ बी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सी, और या हम रेशियो में ले सकते हैं वेट ऑफ सी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट करता है कि हमारा जो वेट है, वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल, यानी जितनी जो प्रोडक्ट आएगा वो मेटल के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आएगा। आप समझने की कोशिश करते हैं। तो वेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का वेट था वो हमारा क्या आया था, अगर यहां पे लिखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू आई इंटू टी, हमें नहीं पता एक बना था, बाई 96,500 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर। तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96,500। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो 96,500 से 96,500 कैंसिल है, आई से आई, टी से टी। तो अगर हम समझते हैं तो वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट या रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर, ये इक्वल आ गया हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। बात समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमारा क्या बताया कि जितना वेट सिल्वर का है वो रिस्पेक्ट में वेट ऑफ कॉपर के वो इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। और यही हमारा क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। यही हमारा फैराडे सेकंड लॉ स्टेट करता है कि जितना वेट है वो सिल्वर का, जितना वेट है कॉपर का, वो प्रोडक्ट में, यानी कि जितना वेट जमा हो रहा है यहां पर सिल्वर का, जितना वेट जमा होगा सिल्वर का इसके ऊपर वो, और जितना वेट कॉपर का जमा होगा हमारा कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो एक प्रकार से इक्वल होंगे उन दोनों की रेशियो, यानी कि इनके वेट की, वेट ऑफ सिल्वर और वेट ऑफ कॉपर इक्वल हो जाएंगी हमारे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये हमने डिराइव करके देखा है, निकाल के देखा है, यानी कि जितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यहां पर होगा उतनी ही वेट सिल्वर का यहां पे बढ़ जाएगा, और जितना इक्विवेलेंट वेट कॉपर का यहां ज्यादा होगा उतना ही वेट कॉपर का इसके ऊपर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये था फैराडे का सेकंड लॉ। सिंपल था कि ये डिपेंड कर रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, यानी कि अब करंट सेम दिया जा रहा है इस सेल को, टाइम है वो भी सेम दिया जा रहा है, बट इस पे अलग अमाउंट की मेटल जमा हो सकती है, इस पे अलग अमाउंट की मेटल जमा हो सकती है। वेट का मतलब यही है कि इसमें कुछ मात्रा में मेटल जमा हुई, इसमें कुछ अलग मात्रा में मेटल जमा हुई। अगर इन दोनों की रेशियो देखी जाए तो इन दोनों की रेशियो उतनी ही आएगी जितनी रेशियो इनके इक्विवेलेंट मासेज में होगी, यानी कि जितनी रेशियो इनके इक्विवेलेंट मासेज में होगी उतनी ही रेशियो में इनका वेट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। और कौन से इलेक्ट्रोडों पे मेटल जमा होंगे, कैथोड के ऊपर। सो दैट इज द फैराडेज सेकंड लॉ। ये हमारा क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ था, यानी कि इससे हम वेट ऑफ सिल्वर और कॉपर का निकाल पा रहे थे। वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी मेटल है एक्यूमुलेट हुई। और ये एक प्रकार से जो पूरा का पूरा ऑपरेटर सेटअप बनाया गया है ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही है।
यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो आप मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें इसी प्रकार से दो दो सेल को कनेक्ट किया जाता है और मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फैराडेज सेकंड लॉ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। नाउ ट्राई टू मेक द नोट्स ऑफ दिस वीडियो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एट योर होम। इनकी कोशिश करें स्टूडेंट की यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड आप बदल के देखें और उनसे नए टाइप के सेल को बना करके उसकी सेल रिएक्शन को डिफाइन करें और फिर उनका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करें, जिससे मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।